द टॉपिक इज़ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होती है और स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्या होता है और स्ट्रैटेजी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ जोन से है लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, ओवरऑल एम होता है उसका, तो वो एक प्लान बनाती है कि उनको कैसे अचीव किया जाए। अब उस प्लान को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। एक हाई लेवल प्लान ये होता है और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, उसकी कुछ वीकनेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थ्रेट्स होती हैं उसके इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में उसके पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आ जाता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आ जाता है। उनको वो कैसे रिस्पॉन्ड करे उसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है। अपने एम को देखते हुए वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है, उसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स को, अपने ओवरऑल एम को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या हुआ, एक हाई लेवल प्लान दैट हेल्प्स अ बिजनेस अचीव इट्स गोल्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रैटेजी होती है तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने कैसे जोन से अपने गोल को अचीव करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, उसके पास एक प्लान ही नहीं है, एक डायरेक्शन ही नहीं है उसके पास, तो वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगी। सो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो उनसे स्ट्रैटेजी एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। अब स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्यों ज़रूरी है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी बनानी है, एक हाई लेवल प्लान बनाना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो पहले वो जिस इन्वायरमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करा रहे हैं उसको उसने स्टडी करना है कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है उसमें हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को उसने जो सा स्टडी करना है कि अगर हमारे पास ये हमारी जो सी ताकत है तो इसको हम कैसे, अपनी कमज़ोरी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए। In constant strive to improve, organization must periodically conduct a strategy analysis which will in turn help them determine what areas need improvement and areas that are already doing well. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती है कि वो कॉन्स्टेंटली जोन से अपने आप को इम्प्रूव करती रहे, टॉप रैंक में जाती रहे, फर्स्ट पे आती रहे। तो वो उस पर क्या होता है कि वो जोन से वो ये देखती है कि हमारे कौन से एरियाज जोन से वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से एरियाज हमारे जोन से नहीं ठीक परफॉर्म कर रहे। अब हमें यहाँ पे जोन से हमें मेहनत दरकार है कि अगर हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे जाना है, कॉम्पिटिशन में रहना है, तो हम अपनी वीकनेसेस को जोन से है वो दूर करें। जो हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए हम दूसरों से कैसे मुकाबला करें। Strategic analysis produces information that managers need in order to develop appropriate strategies for their firms. एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनानी है तो उससे पहले वो क्या करती है, स्ट्रैटेजी एनालिसिस करती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ए वो स्टार्ट होने वाली है, वो क्या करेगा, बंदा ऑनर क्या करेगा, एक जोन से है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो एक बिजनेस प्लान बनाएगा। बिजनेस प्लान बनाएगा, उसके लिए उसको बिजनेस प्लान बनाने के लिए उसको क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इन्वायरमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहता है वो इन्वायरमेंट किस तरह का है, उस इन्वायरमेंट में उसको एक्सटर्नल जो सी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इंटरनल उसके पास एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सटर्नल एडवांटेजेस उसके पास क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो सी है उसको देखनी पड़ती हैं। तो स्ट्रैटेजी एनालिसिस में हम एक स्वॉट टेक्निक या कोई भी टेक्निक जो सी है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए होती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के एनवायरनमेंट को रिसर्च करने के लिए होती है, उसको हम यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी जो सा बाद में फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, नेक्स्ट बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एंड थर्ड वन इज़ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ ए फर्म। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाता है, एक हमारे पास होंडा कंपनी है, ये हमारे पास होंडा कंपनी है। अब होंडा में हमारे पास मिसाल के तौर पे उसका एक बिज़नेस है होंडा कार, दूसरा उसका बिज़नेस है होंडा मोटर्स, तीसरा उसका बिज़नेस है होंडा साइकिल्स। ये तीन उसके जोन से बिजनेसेस हैं।
अब कार में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसका प्रोडक्शन जो सा एक फंक्शन है, उसकी जो सी है फाइनेंस की आ जाती है, उसकी हमारे पास उसके डिफरेंट हमारे पास जो सा फंक्शंस आ जाते हैं। इसी तरह से मोटर्स के भी आ जाएंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, फाइनेंस का काम हो रहा है, जो भी फंक्शन जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो सा हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो अपनी बिजनेसेस को जब रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ ए फर्म, तो वो जो सा यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज पे जो सा परफॉर्म होती हैं। सेकंड हमारे पास है ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिजनेस टू अदर्स। जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, जैसे कि हमने पहले लास्ट स्लाइड में देखा कि जब वो स्ट्रेटजी एनालिसिस परफॉर्म करती है तब वो ये देखती है कि मेरे कौन से एरियाज़ जो से बहुत अच्छे काम कर रही हैं और कौन से एरियाज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब वो ये देखती है कि हमारा कार वाला जो सा बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, मोटर्स वाला जो सा वो कम चल रहा है, तो वो मोटर्स की कुछ रिसोर्सेज जो सा कार वालों को एलोकेट करके अपना जो सा बिजनेस कार वाले का बढ़ा देगी। एंड मैनेजिंग, या वो ये करेगी जब वो देखेगी कि मोटर्स वाले को जो सा भी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कार से लेके कर लेगी, जो भी उनकी जो सी है स्ट्रेटजी में उन्होंने बनाया होगा प्लान में, वो उसके हिसाब से जो सा चलेगी। एंड मैनेजिंग ए पोर्टफोलियो बिजनेस, पोर्टफोलियो मीन्स कि वो अपनी जो सी बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और अचीवमेंट्स को जो सा मैनेज करेगी। तो ये जो सी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है वो हमारे पास सबसे टॉप पे यहाँ पे जो सा परफॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटजीज विच आर मेड एट द बिजनेस लेवल। इसी तरह से जो स्ट्रेटजीज हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे बिजनेस लेवल पे यहाँ पे कार वाले जोन से हैं वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा, होंडा की मोटर्स जोन सी है वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगी। नेक्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है हमारे पास हिरार्की में। थर्ड हमारे पास साइकिल है, वो साइकिल जोन से है वो अपनी जोन सी है बिजनेस लेवल पे जोन सा स्ट्रेटजीज बनाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, जैसे हमारे पास प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, फाइनेंस, पर्सनल। एक हमारे पास कार है उसका अपना जो सा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, फाइनेंस है, अब वो वहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए, अपने से नीचे वालों को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाएगा वो हमारे पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस। ये कुछ स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करके हम अपनी स्ट्रेटजी एनालिसिस जोन सी हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द मिशन एंड द पर्पस। अंडरस्टैंड द मिशन एंड द पर्पस, हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात कर रहे हैं मिशन एंड पर्पस, तो उसका मतलब क्या है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मिशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को हम जो से हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास विजन है। मिशन और पर्पस को समझने के लिए सबसे मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास विजन क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू एज अ कंपनी आर हेडेड। अ विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक इफ़ यू अचीव द मिशन दैट सर्व्स योर पर्पस। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्पस है कि वो क्यों जोन्स है ये काम करना चाह रही है। मिशन जोन्स है वो है हाउ, कि वो क्यों कैसे ये जोन्स है अपने पर्पस को अचीव करेगी। और विजन ये है कि व्हाट, कि हमारी हम जब ये काम कर लेंगे, हम मिशन को जोन से अचीव कर लेंगे तो हमारे पास क्या आउटकम आएगी, क्या आउटपुट आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन जोन सी है वो अपना एक विजन बनाती है कि हम जोन से हमारे अगर ये पर्पजेज़ हैं तो हमने ये पर्पस क्यों बनाए हैं, हम क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जो सी अचीव करना चाह रहे हैं। हमारा जो सा विजन जो सा है वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल, पर्पस जो भी है, एम, वो हमारा जो सा वो ये है। उसको हमने कैसे अचीव करना है वो हमारे पास मिशन है, हमने क्यों अचीव करना है ये हमारे पास जो सा पर्पज़ है। सेकेंड हमारे पास मिशन आ जाता है। जब विजन ये आंसर कर रहा है कि हमारा जोन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में कैसे दिखेगी, तो मिशन ये आंसर करता है कि वो कैसे हम इसको जोन से अपने ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमने एक ड्रीम बनाया, अपना एक विजन बनाया है कि फ्यूचर में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जोन से वो ऐसे देखना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मेरी एक ब्रांच जोन सा जेहलम में है, नेक्स्ट जोन सा मैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ पे भी मैं अपनी ब्रांच बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। एक उसने जो सा अपना विजन बनाया कि मैं अपने जो सा बिजनेस को लॉन्च करूँगा, ये उसका विजन है। तो वो उसको कैसे करेगा ये उसका मिशन है। और क्यों करना चाहता है, कि वो अपना जो सा है अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, कि जो सा अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है।
अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहता है, डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करना चाहता है, तो वो जो उनसे अपने बिजनेस को लार्ज करना चाहते हैं, ये उसके कुछ पर्पसेस हो जाएंगे। तो विजन क्या, वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा, और उसके बाद मिशन है कि वो कैसे वो उसको करेगा, और जो सा मिशन पर्पस है कि वो क्यों। योर विजन इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़ गोइंग लुक लाइक व्हेन यू हैव अचीव योर मिशन। आपका विजन ये बताता है कि आपका कैसा दिखेगा जब आप मिशन को अचीव कर लेंगे। पर्पस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स योर ऑर्गेनाइजेशन रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है। इट एक्सप्लेन्स वाई योर ऑर्गेनाइजेशन बिगन एंड वाई इट इज़ ऑन दैट जर्नी। ये जो सा हमारी क्यों वाले जो से सवाल है ना, वो हमारे पर्पस में आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहले हमारा विजन आ जाता है। हम पहले अपना जो सा विजन बनाते हैं, फिर हमारे पास आता है हमारा मिशन। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो सा सबसे पहले हमारे पास ये आ गया मिशन, फिर हमने ये बताना है कि हम जो से क्यों जो सा कर रहे हैं। ये हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, विजन, मिशन एंड पर्पस। विजन हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट, विच इज़ दी व्हाट, कि हम जो सा क्या करना चाह रहे हैं, मिशन कैसे करेंगे, पर्पस क्यों करना चाह रहे हैं। ये जो उनसे फर्स्ट स्टेप में हमने स्ट्रेटजी एनालिसिस के ये 3 क्वेश्चन जो उनसे आंसर करने हैं। अंडरस्टैंड द मिशन एंड द पर्पस। स्ट्रेटजी एनालिसिस के फर्स्ट स्टेप में हमने जो उनसे अपना मिशन और पर्पस को जो उनसे डिस्कस किया। एक मिशन स्टेटमेंट जो उनसे हमने बना ली कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने अपनी मेजर बिजनेस एरिया को जो उनसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अपनी मिशन स्टेटमेंट को जो उनसे एनालाइज किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से मेजर बिजनेस एरियाज जो उनसे वो इन्वॉल्व होंगे। अब उनको बिजनेस एक्सपर्ट्स को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है कि जब आप लेटेस्ट स्ट्रेटजी स्टेप्स में जब जाएंगे ना, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इन्हीं बंदों से जो उनसे कंसल्ट करना है। इन्हीं बंदों को जो उनसे लेटेस्ट स्ट्रेटजीज के जो उनसे नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें जो उनसे इन्वॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास ये हमारी मिशन स्टेटमेंट बनी थी, डेवलप, डिलीवर एंड सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर इन मार्केट्स वेयर वी कैन अचीव ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 20% विद इन 2 years ऑफ मार्केट एंट्री। ये हमारे पास हमारी मिशन स्टेटमेंट बनेगी। इसमें हमारे पास हमने जो उनसे हमारे नाउन्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। नाउन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, नीड्स, कस्टमर्स, मार्केट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास हमारी मिशन स्टेटमेंट में हमारे नाउन्स हैं। ये हमारे क्या है, बिजनेस एरियाज हैं। A business area is used to divide the organization on the basis of area of activity और line of activity। अब बिजनेस एरिया में हमारे पास 2 चीज़ों की बात की गई है, एरिया ऑफ एक्टिविटी और लाइन ऑफ एक्टिविटी। एरिया ऑफ एक्टिविटी मेन के हमारी जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये एरिया जो उनसे इन्वॉल्व होगा। प्रोडक्ट लाइन हमारे पास आ जाएगी कि हम जो उनसे कौन से इन्वायरमेंट, फाइनेंस वालों को, प्रोडक्शन वालों को, कौन कौन से बंदों को जो उनसे हम उनको जो उनसे कंसल्ट करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट जो उनसे इस टेबल में देखा जाए, हमने नाउन जो उनसे अपने आइडेंटिफाई किए थे वो ये थे, प्रोडक्ट, कस्टमर, नीड, मार्केट, इन्वेस्टमेंट। हमारी मिशन स्टेटमेंट में हमें ये पता चला कि हमारे ये नाउन्स थे, ये हमने जो उनसे हमारे बिजनेस एरियाज़ हैं। जैसे प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन, सर्विस, डिलीवरी। कस्टमर में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। नीड में हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट में मार्केटिंग, और इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस में फाइनेंस वाले आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले पहला स्टेप बनाया जिसमें हमने अपनी मिशन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी मिशन स्टेटमेंट को एनालाइज करके ये देखना है कि हमारी जो हमने ये काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को हम बना रहे हैं, इसमें कौन कौन से बंदे जो उनसे वो इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से बिजनेस जो उनसे बंदे क्योंकि आपने इनको आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रेटजी बनाते हुए नेक्स्ट स्टेप्स में जाएंगे तो आपने इन बंदों से जो उनसे कंसल्ट करना है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे उनसे इनको बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आपने मिशन स्टेटमेंट को एनालाइज करके जो उसमें नाउन्स आते थे वो आपके बिजनेस एरियाज हैं, और ये देखा गया कि प्रोडक्ट है तो उसमें क्या बिजनेस एरिया है, प्रोडक्शन, सर्विस, डिलीवरी है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई मेजर बिजनेस एरियाज। स्ट्रेटजी एनालिसिस का जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, डिटरमाइन व्हाट हैज़ टू बी अचीव।
अब हमने ये देखना है कि पहले हमने अपना मिशन स्टेटमेंट और जो सा है इसको एनालाइज भी कर लिया। अब हमने ये देखना है कि हम जो है वो अचीव क्या करना चाहते हैं। स्टेप 3 फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग गोल्स, के गोल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर रिफाइन किया जाए। जो अपने काम के नेसेसरी कुछ इनवैलिड गोल्स होते हैं, और अब हमने जो है कुछ गोल्स को रीफाइन करना है कि जो हमारे काम के लिए ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो है अपना गोल बताएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। तो आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट गोल्स हैं उनको जो है फिर रीफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसको रीफाइन करना है। अब गोल्स ऐसे नहीं बना लिए जाते हैं कि जी कोई भी जो सा गोल आप बोलें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ये गोल है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं होता। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट ने डिसाइड की होती हैं कि ये जो सी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, द रूल ऑफ द गेम, कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं हम बताते हैं ना कि ये गेम, इस गेम का ये रूल है। इसी तरह से जब वो गोल बना रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, मैनेजमेंट स्टाफ बता देता है कि ये हमारी जो है ना पॉलिसीज़ हैं, और आपने इसी के मुताबिक, ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, तो आपने इन्हीं के मुताबिक जो से अपने गोल्स बनाने हैं। पॉलिसीज़ आर क्वालिटेटिव गाइडलाइंस दैट डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मस्ट बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दोज पॉलिसीज़। गोल्स जोन से होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जोन से हमारे पास शॉर्ट टर्म होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, फिर उसके कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ टू बी अचीव कैन वी डिटरमाइन व्हाट शुड वी डू एंड हाउ वी शुड इम्प्लीमेंट दैम। अब गोल्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी ही क्यों है, ये स्टेप इतना ज़रूरी ही क्यों है? जब आपको यही नहीं पता कि हमारे गोल्स क्या हैं तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपने करना क्या है? जब आपको गोल का नहीं पता कि आप क्या अचीव करना चाहते हो तो आप ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? अपनी स्ट्रेटजीज आप कैसे बना सकते हो? हमने देखा कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, एक हाई लेवल प्लान दैट हेल्प अस टू अचीव अवर लॉन्ग टर्म एम, अवर गोल्स, ठीक है। तो जब हमें अपने गोल्स का ही नहीं पता तो हमने प्लान किस चीज़ का बनाना है, हमने स्ट्रेटजीज बनानी किस चीज़ की है, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपने टैक्टिक्स जो से हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हमारे पास गोल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास गोल्स नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने क्या अचीव करना है, तो आप ये नहीं बता आप जो से आपको अपनी स्ट्रेटजी का नहीं पता, आप कोई प्लान नहीं बना सकते कि आप किस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्लान बना रहे हैं। इसी एनालिसिस का हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इट इज़ 4th स्टेप, आइडेंटिफाई इश्यूज़ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स। अब हमने जोन से अपने गोल्स जोन से वो आइडेंटिफाई कर लिए थे लास्ट स्टेप में। अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जोन से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की और जोन से उसकी थ्रेट्स हैं उनको जोन से हमने आइडेंटिफाई करना है। व्हेन वी नो प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स दैट आर बैरियर्स टू और दैट इम्पेयर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, or when we are aware of the opportunities or technology that enhance or facilitate the achievement, we can determine the most relevant strategies to follow for those goals. हमें जब ये पता चलेगा कि हमारे गोल के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उसको जो उनसे इम्प्रूव कर सकती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो और जब हम ये पता होगा कि कौन सी जो से थ्रेट्स है जो हमारे गोल्स की राह में रुकावट बन सकती हैं, तभी जो सा हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की आपने जो सी 4 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इनको जो सा स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करके आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा जो ये गोल है ना, गोल क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको ये पता चले कि हमारा जो ये गोल है ना, इसके राह में रुकावट क्या आ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गोल को जल्दी से और अच्छे तरीके से जो सा है कंप्लीट कर सकती हैं। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तब आप अपनी स्ट्रैटेजी जो सी है वो एक प्लान जो सा हाई लेवल प्लान वो उस मुताबिक बनाएंगे। स्ट्रेटेजी एनालिसिस का हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इट इज़ 5th स्टेप, वो है कि व्हाट विल अचीव और रिजॉल्व द इश्यूज़। हमने लास्ट स्टेप में देखा था अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को अपने बिजनेस की। अब इसमें हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब नॉलेज आ गई है कि हमारे बिजनेस की ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है। वी नो व्हाट हैज़ टू बी करेक्टेड और प्रोटेक्टेड, दिस इज़ रिएक्टिव।
हमें अब ये पता है कि हमने हमारी जो सा एरिया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ठीक चल रही हमारी बिज़नेस की, अब हमने उसको ठीक करना है या प्रोटेक्ट करना है अपनी बिज़नेस की उस चीज़ को। ये चीज़ जो आ जाएगी हमारी रिएक्टिव आ जाएगी। वी नो वेयर वी शुड फोकस अवर स्ट्रेंथ्स टू अचीव अपॉर्चुनिटीज़ और टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, दिस इज़ प्रोएक्टिव। अब हमें ये भी पता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उन पे हमने कैसे फोकस करना है ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से जो से एडवांटेज ले सकें। ये हमारी जो सी है प्रोएक्टिव है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ देखने के लिए कि हमारी ये चीज़ जो उनसे नहीं ठीक जा रही, उस पर सारा अपना फोकस लगा देती है, वो जो है उसको डिसएडवांटेज पे ले जाता है। अब वो उनको कॉम्पिटिटर के इक्वल तो कर देगी, ठीक है, बट उनसे बेटर नहीं कर पाएगी। जैसे अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करे, उनको आगे लेके जाएं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे हो जाएंगे। Emphasis should be to identify strategies that will realize the opportunities using technologies and strengths as competitive weapons। कि अगर आप जो सा कंपटीशन में आकर जाना चाहते हैं अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप क्या करें कि अपॉर्चुनिटीज़ पे जो सा है फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है उनको आइडेंटिफाई करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो सा फोकस करें उन पर। तो हमारे पास ये चीज़ है कि स्टेबल स्ट्रेटेजिक प्लान टेक्स इज फाउंडेशन फॉर द मिशन एंड विजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हम सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने देखा था स्ट्रेटजी एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो सा है इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है, उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी जो सी बनाई जाती है। हमारे पास स्ट्रेटजी एनालिसिस बेसिकली ये है। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास विजन, हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में कि अपना विजन, मिशन और पर्पस जो सा है, कोर वैल्यूज़, इनको जो सा है इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। फिर ये हमारे पास कि हमारे कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं जो इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से इश्यूज़ थे, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इन चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद हमने जो सा है प्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव देखा कि उनको एड्रेस कैसे करना है। फिर कंसर्न्स एंड इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे जो से किसी पॉलिसी की बेस पे होंगे। पॉलिसीज़ हमने क्या देखा था, द रूल ऑफ द गेम। पॉलिसीज़ जो सी हैं एक मैनेजमेंट अपनी डिसाइड कर देता है कि ये जो सी है बाउंड्रीज हैं, इसी में रहते हुए आपने जो से अपने कंसर्न्स एंड इश्यूज़, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। स्ट्रेटजी एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ 6 स्टेप हमारे पास जो है वो ये है कि डिफाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। A KPI is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objective। एक कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स कितने ही अच्छे तरीके से अचीव किए हैं, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास KPI यूज़ होती है। अब ये तो नहीं कि एक कंपनी ऑब्जेक्टिव्स बना ली, उनको अचीव कर लिया, अब उसको ये भी देखना होता है कि क्या जैसे हमने प्लान किया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से होंगे, इस तरह से हमें उसका फ़ायदा होगा, क्या हमें वो चीज़ का फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट अच्छे तरीके से हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। इसके लिए हमारे पास एक मेजरेबल वैल्यू जो हमारे पास है KPI, वो यूज़ होती है। KPI ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ KPIs टू इवैल्यूएट सक्सेस एट रीचिंग टारगेट्स। कि अपनी सक्सेस को इवोल्यूट करते रहना, कि टारगेट तक रीच करते वक्त अपनी कामयाबी को देखते रहना, अपनी सक्सेस को जो से मेजर करते रहना। KPIs can not only be used to define goal achievement but can also monitor the effectiveness of strategies। हमने ये फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हमारे पास होता है कि स्ट्रेटजी एक हाई लेवल प्लान है जो हमारी जो उनसे गोल्स को अचीव करने के लिए होता है। KPIs जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हमने गोल अचीवमेंट देखनी है कि हमारा गोल अचीव हो भी पा रहा है कि नहीं हो रहा, पर ये भी देखना होता है कि जो प्लान, हाई लेवल प्लान हमने बनाया था अपने ओवरऑल एम, गोल्स को अचीव करने के लिए, वो कितना इफेक्टिव है। स्ट्रेटजी एनालिसिस का जो 7th स्टेप है वो हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई द करंट फंक्शंस दैट एग्जिस्ट। अब हमने प्लान्स तो बना लिए, पर उन प्लान्स का क्या फ़ायदा कि हमारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो वेल मैनेज ही ना हो। कि हमने जो प्लान बनाया था, अब हमने उसको जो से फंक्शंस बनाने हैं। जैसे हमारे पास फाइनेंस का आ गया, सेल्स का आ गया, मार्केटिंग का आ गया, इनको हमने जो से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो देनी है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस के जो से फंक्शंस जो सी हैं, ये कॉर्पोरेट, ये मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, इनको जो से हमने आइडेंटिफाई करना है।
The final steps of strategy analysis focuses on assigning implementation responsibility for these planning statements to relevant part of the business. अब हमने जो अपने प्लान वगैरह बना लिया, जो एक चीज़ को लेके चल रहे थे, अब हमने वो चीज़ें जो सी असाइन करनी है कि हमने जो सा ये प्लानिंग स्टेटमेंट जो सी जो जो बिज़नेस के रेलिवेंट जो चीज़ें आएंगी, फाइनेंस के खाते में जो चीज़ आएगी वो उसको असाइन करनी है। जो हमें लगेगा कि प्रोडक्शन वाले जो से फंक्शन में आनी चाहिए वो हमने प्रोडक्शन में असाइन करनी है। जो हमें लगेगा सेल्स में आनी चाहिए वो उस फंक्शन को सेल्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनसे हमने असाइन कर देनी है। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल बिजनेस यूनिट। और फंक्शन होता क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ये फंक्शन है जो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शन बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती है जो मल्टीपल बिजनेस यूनिट जो उनसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था होंडा मोटर्स, होंडा कार्स, ये सारी जो से इसके नीचे जो से हमारे पास फंक्शनल लेवल जो था उधर वो जो से मल्टीपल बिजनेस यूनिट जैसे प्रोडक्शन वाला होंडा मोटर्स भी यूज़ कर सकती थी, होंडा कार्स भी एंड होंडा साइकिल्स भी, ये सारी देखा था हमने। तो फंक्शन जो है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो मल्टीपल बिजनेस यूनिट जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी एनालिसिस के 7th स्टेप में जिसमें हमने देखा कि आइडेंटिफाई द करंट फंक्शंस दैट एग्जिस्ट, इसमें हमने अपने बिजनेस के जो फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में 8th स्टेप में जिसमें एलोकेट इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हमने हर फंक्शन को जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी है। और ये करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें और KPIs को जो है मेजर कर सकें कि हमारी जो सी है ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली जो से अचीव हो भी पा रही हैं कि नहीं हो पा रहे। मैनेजर्स डिसाइड विच फंक्शन हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रेटजी। इसको हम जो से इस डायग्राम से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है हमारा फंक्शन है कॉर्पोरेट, इसकी हमारे पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्ट्रेटजीज़ हमारे पास बनी हुई है। एसेट डिस्पोजल ये हमारे फंक्शंस है, ये हमारी जोन सा है स्ट्रेटजीज़ है। हमारा कॉर्पोरेट ये जोन सा है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास सॉलिड बुलेट से जो सा शो हो रही है और जोन सा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे पास इस तरह के बुलेट से जोन सा शो हो रही है। तो हमारे पास फाइनेंस जोन सा है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसेट डिस्पोजल पे। फाइनेंस जोन है उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट एग्जिट से। फाइनेंस जोन है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। Solid bullet in the cell for the relevant primary function column signifies this responsibility. There can be only one solid bullet in each row. जैसे कि हमने देखा कि एक ही solid bullet सिर्फ एक रो में है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर रो में सिर्फ एक सॉलिड बुलेट है। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फंक्शन की सिर्फ एक ही होगी। जैसे एसेट डिस्पोजल एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही फंक्शन की हो सकती है, बाकियों की वो जोन सा सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। Other functions may also need to be involved. They have secondary responsibility for implementation. जैसे कि हमारे पास एसेट मार्केट एग्जिट है, इसकी जो सी है हमारे पास मार्केटिंग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाकी फंक्शंस जो से वो भी बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं बट उनकी वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Primary function is responsible for coordinating each secondary function for implementation of the strategy. हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है वो दूसरों को जो है कोऑर्डिनेट करेगा ताकि वो जो से सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सके। स्ट्रेटजी एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप इट इज़ लास्ट स्टेप 9th, define job responsibilities for each function. Document the responsibilities for each manager appointed to a job role to manage these function. जैसे कि हमारे पास ये हमारे functions थे। अब इन functions में हर बंदा जो उनसे जैसे फाइनेंस का है इसमें हमारे पास CF हो गए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी जोन से वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जोन से रीड डाउन ईच फंक्शन के टॉप टू बॉटम जोन से उनको रीड किया जाता है। जैसे फाइनेंस में हमारे पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसकी जोन से फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एसेट डिस्पोजल है। फिर उसके बाद उसकी जोन सी है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट एग्जिट है। फिर उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। यहाँ से हमारे पास टॉप टू बॉटम जोन से उनको रीड किया जाता है
जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ये होती है कि एक पर्टिकुलर रोल को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सी एलोकेट की जाए। जैसे मार्केट रिसर्च में जो मैनेजर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक फंक्शन है हमारे पास फाइनेंस का बना हुआ, उसमें एक बंदा है, एक रोल है, एक काम कर रहा है बंदा, उसकी जो सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, इनको जो सा टॉप टू बॉटम रीड किया जाता है। तो ये थे हमारे पास स्ट्रेटजी एनालिसिस के सारे स्टेप, जिसमें सबसे पहले हमने देखा एनालाइज मिशन एंड पर्पस, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे जो सा बिजनेस है वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे करेगा, अंडरस्टैंडिंग मिशन एंड पर्पस। सेकंड हमने देखा आइडेंटिफाई मेजर बिजनेस एरिया, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी जो मिशन स्टेटमेंट थी उसको हमने एनालाइज करके जो उसमें नाउन्स थे उनको आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो बिजनेस एरियाज होंगे वो कौन से होंगे। थर्ड हमने देखा डिफाइन गोल्स, कि हम जो उनसे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन हमने देखा आइडेंटिफाई इश्यूज, हमने स्वॉट एनालिसिस या कोई भी टेक्निक ऐसी जो अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है रिसर्च करने के लिए यूज़ होती है उसको परफॉर्म करके हमने अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ को जो है आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप हमने डिफाइन स्ट्रेटजीज के डिटरमाइन व्हाट विल अचीव और रिजॉल्व इशू, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। रिएक्टिव में हमने देखा कि हमें जो है अपनी कंपनी की जो है ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स को जो से फोकस किया जाता है जो हमारी कंपनी को डिसएडवांटेज पे रखती हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से आगे नहीं जाती, मतलब कंप्यूटर से इक्वल रखती हैं, उनसे आगे नहीं लेके जाती। तो हमें प्रोएक्टिव यूज़ करें तो हम ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा था डिफाइन KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया कि अपने गोल्स की इफेक्टिवनेस जो हम अचीव कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सके कि कैसे हम कितना अच्छा कोई हम उसको जो उनसे अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई फंक्शंस, आइडेंटिफाई द करंट फंक्शंस दैट एग्जिट, अपने बिजनेस में जो से हमारे फंक्शंस जोन से हैं उनको आइडेंटिफाई किया। वो फंक्शंस को क्या क्या हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, इन सब फंक्शंस को जो से आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप एलोकेट स्ट्रेटजीज टू फंक्शंस, इन फंक्शंस को जो से हमने स्ट्रेटजीज जो सी हैं वो एलोकेट की, उनको जो सा उनका प्लान बताया कि आपका ये काम है, आपने इसको ऐसे करना है। एलोकेट फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट स्टेप डिफाइन फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब हम डिफाइन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ईच फंक्शन। एक फंक्शन में जो सा एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी जो सा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो से बताई। ये था हमारा स्ट्रेटजी एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी देखा, स्ट्रेटजी एनालिसिस देखा और स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।